सबसे पहले तो ओम प्रकाश शर्मा जी, आपको पद्मश्री के लिए चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बधाई दी। कुछ बातें जीवन में ऐसी होती है कि वो हो गई फिर होती नहीं है जी। ये अब मैं 86 साल का हो गया हूँ, 86। अब मुझे पद्मश्री मिल गया है तो मैं समझता मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम हो गया है। उसके बाद मुझे कुछ चाहिए, ये मैंने ये भी नहीं चाहता कि मुझे मिल जाए, पर ईश्वर की कृपा है मिल जाए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है, और क्या मिल सकता है। ये बहुत खुशी की बात है कि आपको मार्च परंपरा को आगे ले जाने के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये मार्च परंपरा की शुरुआत आपने कब से की थी और आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये मार्च परंपरा मेरे यहाँ मेरे दादाजी उस्ताद कालूराम जी साहब जी उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद मेरे पिताजी और मैं, तो मैंने बचपन से मेरे पिता से शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत और मार्च विधा सीखी है। जी। उसके बाद 17 बरस की उम्र से हमारे अखाड़े में मार्च होता था, हम करते थे उसमें। फिर ज्यादा बड़ा हुआ तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कई वर्कशॉप किए। भारत भवन ओपनिंग हुआ था, जब भी वर्कशॉप किए। अभी भोपाल नाट्य विद्या में वर्कशॉप किए। वो पूरे हिंदुस्तान में संतूर मार्च के कार्यक्रम किए हम लोगों ने। जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी ने जब ये परंपरा शुरू की थी तो उस समय मार्च की क्या स्थिति थी और अब वर्तमान में इतने वर्षों बाद आप मार्च को कहाँ पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो एक समय ऐसा था जब पूरे मालवा क्षेत्र के अंदर में एक ही विधा की मार्च, सब लोग उसमें बहुत आनंद लेते थे। धीरे धीरे कम होता गया, लोगों को टाइम नहीं मिला, बेचारे काम काज करे कि मार्च करें। धीरे धीरे खत्म होता चला गया वो। हमने उसको वापस किया, शुरू किया और नए लड़के लड़कियों को सिखाया। अब मैं जैसे वर्कशॉप करते एनर्जी वर्कशॉप किए कई, उसमें एनर्जी में क्या है कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आते हैं। अच्छा। केरल के, तमिलनाडु के, आंध्रा के, उड़ीसा के, कश्मीर, सब दूर के स्टूडेंट आते हैं। तो उन सब एक महीने में मार्च सिखा कर, मार्च बड़ी कठिन विधा है। हाँ। सुबह ताल में गाना पड़ता है, एक्टिंग करके गाना पड़ता है। तो वो मार्च लेके अपने अपने प्रांत में गए ना, इतने जो सारे भारत भर में प्रांत मार्च फैलाया हमने ऐसे। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ शर्मा जी कि मार्च के बारे में जो लोग जानते नहीं उन्हें थोड़ा संक्षेप में बता दें कि मार्च विधा क्या है और ये किस प्रकार से इसमें आप लोग काम करते हैं। मार्च ऐसा है कि एक कथा होती है, कुछ भी एक कहानी होती है। उसमें राजा होता है, रानी होती है, जो कथा चलती रहती है। 10 बजे रात से मार्च शुरू होता है, सुबह 6 बजे तक चलता रहता है। इसमें सबसे पहले देवताओं की स्तुति की जाती है, वंदना की जाती है, गुरु महाराज की जय बोली जाती है, फिर गुरु वंदना होती है, गणेश वंदना होती है और माता जी की वंदना होती है। उसके बाद भिष्टी आता है जो पानी का छिड़काव का अभिनय करता है। उसके बाद फर्रासान आती है जो जाजम बिछाती है, वो कुर्सी वगैरह लगाती है। फिर राजा की सवारी आती है, फिर सारी रात कहानी चलती है। इस तरीके से मार्च होता है। मार्च के अंदर में पुरुष ही स्त्री का रोल करते हैं। पर हमारे अखाड़े के अंदर में उस्ताद कालूराम जी साहब के जमाने में 2 महिला भी मार्च में काम करती थी। एक थी लीलागिरी महाराज जी, वो ये गोमती गोसाई, वो मार्च में काम करती। तो आज हमारे मार्च में, हम आज भी महिला हमारे मार्च में काम करती, और कहीं तो नहीं करती, पर हमारे मार्च में काम करती है। एनर्जी में सब लड़कियों को भी मार्च सिखाता हूँ, मेरे सभी को लड़का सीख रहा है सब। अच्छा जी। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये मार्च में जैसे आपने बताया कि महिलाओं का पात्र भी पुरुष ही निभाते हैं, तो आप इसका चयन कैसे करते हैं कि कौन व्यक्ति पुरुष का, महिला का पात्र निभाएगा और पुरुष का भी निभाएगा? एक तो खुद रुचि से कर लेते हैं वो लोग, दूसरा जिसकी थोड़ी सी बारीक आवाज है दूसरे महिला का पात्र देते हैं, उसमें लगे अच्छा लगे वो, ऐसे उसको चुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा महिला बनेगा, पुरुष का भी पात्र बन सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, मतलब एक व्यक्ति जब शामिल हो जाता है आपके मार्च में तो वो उसको तरह की भूमिकाएं आप निभाने को देते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक रात के लिए एक महिला पात्र कर रहा है, घंटे 2 घंटे करेगा, उसी जगह दूसरा खड़ा होकर करने लग जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ शर्मा जी आपसे कि जब मार्च आप कहीं प्रदर्शित करते हैं तो तकरीबन किस तरह की कहानियों को आपका चयन होता है और उन कहानियों का असर आप क्या कुछ संदेश भी उसके माध्यम से देना चाहते हैं या सिर्फ मनोरंजन आपका ध्येय होता है? नहीं, मनोरंजन। देखिए, अभी हमने क्या किया, विक्रम मार्च किया हमने, राजा विक्रम। तो हमारा उज्जैन का राजा विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, न्यायप्रिय थे, गरीब गुरुओं के बेचारे को सबको बहुत मदद करते थे। तो वो है कि एक राजा रहते हैं शीतल सिंह, एक दूसरे राज्य की रानी को, लड़की को चाहते हैं, उसकी कुछ शर्तें होती है, वो शर्तें पूरी करेंगे तो ब्याह करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो वो शर्त पूरी नहीं करते ना, वो बंदी बना लिए जाते हैं। अच्छा। वो जो रानी रहती है वो आती है विक्रम के पास और राजा विक्रम से प्रार्थना करती है। राजा विक्रम उसको बोलते कि आप निश्चित रहो, मैं आपके पति को कैसे ढूंढ के लाऊं। मैंने ये दुख दूर करने वाली बात है। वो अपने गुरु गोरखनाथ का तोता रहता है उनके पास, तोते को भेजते हैं, वो तोता पता करके आता है कि कहाँ है, क्या हो रहा है, कैसा है।
फिर तोता खबर देता है, फिर ये विक्रम जाते हैं, फिर उसकी सारी पहेलियां पूछते हैं, फिर सारे बंदियों को छोड़ा कर लाते हैं। ऐसे होता है आनंद मंगल। अच्छा, तो इसमें ये है कि गरीबों की मदद करी उन्होंने, और हमारे यहाँ के राजा विक्रम है। तो ये मतलब एक संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमें एक राजा के माध्यम से उनकी जो जीवन चरित्र उसको जानने का अवसर भी प्राप्त होता है। जी 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 जी। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए कि जब आप माच परंपरा से जुड़े हुए हैं और जब आपके पद्मश्री का सम्मान अभी चयनित हुए हैं आप उसके लिए, उसके अलावा और कौन कौन सी उपलब्धियां आपको मिल चुकी हैं? मुझे सन 2000 में मिला शिखर सम्मान, और 2006-7 में मिला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने दिया। अरे वाह। और उसके बाद में मुझे ये राष्ट्रीय तुलसी सम्मान मिला है, नेशनल है ये भी। और उसके बाद अभी मिला है पद्मश्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो पद्मश्री आपको मिला है, तो जितनी खुशी हमें हो रही है तो हमसे दोगुनी खुशी तो आपको और आपके पूरे उज्जैन को हो रही होगी। कुछ बताएं, जब ये सूचना मिली तो कैसा माहौल था उज्जैन का? अब मैं तो घर में था, मेरे घुटने खराब में चला था फिर जाने पर बहुत लोग मिलने के लिए आए। जैसे आप बात करें, पत्रकार बहुत आए, टीवी सारे टीवी चैनल आए, 3-4 दिन तक यही चलता रहा, नींद ही नहीं आ पाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। और इतनी प्रसन्नता हुई है कि सारी जिंदगी तपस्या के, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, मार्च, आखिर उसका फल भगवान ने दिए थे। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, पूरा अपना ये गृह मंत्रालय, सबका बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे दिया। वाकई बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है शर्मा जी, जब हम इतनी लगातार तपस्या करते हैं किसी कला को लेकर, उसको आगे ले जाने के लिए पूरे कोशिश करते हैं, तो हमें जब ये सम्मान मिलता है तो हमारे लिए संतोष भी होता है और एक खुशी की बात भी होती है। हाँ, है खुशी की बात है। देखो सारी उम्र किया, जी हाँ, दिन भर आज मजदूरी करते हैं, शाम को 100 रुपए मिलते हैं, प्रसन्न होता है कि नहीं? ऐसे हम जीवन भर किया। और एक बात और है कि हमने लाइट म्यूजिक, क्लासिकल और फोक कई लोगों को सिखाया, पर कभी किसी से पैसा नहीं लिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे पिता ने भी सब कुछ सिखाया, किसी से पैसा नहीं लिया। हमारे दादाजी कालूराम अखाड़े में 250 लोग थे, उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सब लोग थे, छोटी जाति ऊंची जाति सब लोग थे। पर वो आनंद से करते थे, कोई पैसे ऐसे का लेना देना नहीं। आज भी हम कई मेरे पास सीखने आते हैं, पैसा नहीं लेता उनको किसके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही और मतलब एक जज्बा है आपका सिखाने का, उसको आप पूरा कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये व्यापार का काम नहीं, माता सरस्वती, हम पैसा लेके सीखना सिखाना उसको समझते हैं कि माता सरस्वती को बेचना हुआ है। क्या बात, बहुत बड़ी बात कही आपको परमात्मा ने दिया तो हमको चाहिए कि उसको आगे बढ़ाएं। परमात्मा ने हमसे पैसे तो लेकर के नहीं दिया। सही कह रहे हैं। फिर अब ये जो सब लोगों को सिखाना चाहिए, भगवान की कृपा हुई कि हमको थोड़ी अकल दे दी उन्होंने, तो हम चाहिए सब लोग सिखाएं, जिससे जितना बना सीखता है। जी नहीं, आपकी भावना को वाकई हम कदर करते हैं शर्मा जी। अच्छा, ये बताइए कि अब जैसे माच परंपरा को आपने इतने वर्षों से सिंचित किया है, अपनी मेहनत से सींचा है, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए आप और किस प्रकार के लोगों को तैयार कर रहे हैं ताकि वो ये परंपरा कभी धूमिल नहीं हो? ये अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है कि जो आजकल की पीढ़ी है उस पीढ़ी के पास धैर्य नहीं है। जी जी जी, धैर्य चाहिए उसको सीखने के लिए। माच में सारा क्लासिकल है, ये सब राग रागनी है, सब तालबद्ध है, फिर भी फोक है। तो सुर ताल में होना चाहिए, इसमें बड़ा समय लगता है भैया सीखने के लिए, बहुत टाइम देना पड़ता है और दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो सब कुछ लोग सीखते हैं, जो आते में सिखाता, कोई साल भर सीखता, कोई 2 साल सीखता, कोई 6 महीने में गायब हो जाता। ठीक है भाई, तुम्हारा भाग्य, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो फिर आपके अभी शिष्य भी तैयार हो रहे हैं इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए कुछ? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, कई 5-25 लोग सीखते हैं आपसे, कोई कभी कभी सिखाते रहते हैं हम भी। अच्छा, ये मार्च को आपने पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया है, कोई खास अनुभव आपका रहा है जहां आपको मार्च को लेकर जब आपने प्रदर्शन किया हो और एक अच्छा प्रतिसाद मिला हो, लोगों का भरपूर प्यार मिला हो, उनकी प्रशंसा मिली हो? देखिए, लोगों का प्यार तो हमेशा ही रहता है, दर्शक भगवान का होता है, हम तो उनको मानते हैं। हम जब मार्च करने बैठते हैं तो जय जयकार करके भेरू वंदना होती है हमारे यहाँ पर। जी, मदद पर भैरवनाथ भगवान दोलोजगंज में है अमर स्थान, हमारे दोलोजगंज अखाड़ा उस्ताद कालूराम जी का। मदद पर भैरवनाथ भगवान, आज भी हमारे भैरू जी है दोलोजगंज में, उनको तेल की दुकानें है ना, वो बीच में पीपल का भैरू जी, वो हमारे नाच के। अच्छा अच्छा, वो भैरव के सामने ही मात्र था। मदद पर भैरवनाथ भगवान दोलोजगंज में है अमर स्थान। अब देखिए, बीन बजावे हंस वाहनी गावे वेद बखान, मद छक भैरव नाच रंगीला खेलो खेल में जान। जब हम गाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम ये मानते हैं कि भेरू जी हमारे अंदर, हर पात्र के अंदर भेरू जी उतर गए आकर, वही खेल रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। तो हम दरअसल इसको समझते हैं भेरू बाबा की सेवा, भगवान की सेवा समझते नहीं कि नाटक थिएटर को तमाशा, हम ये नहीं समझते। हम ये समझते हैं परमात्मा ने हमको दिया, हम उनको ही सुना रहे हैं और सुन रहे हैं। हाँ, पूरा आत्मसात करते हैं आप उस चरित्र को। अरे साहब, कई दफे तो आंसू आ जाते हैं आंखों में, गाते गाते गाना देखना पड़ता है।
जी जी जी। अपने अपनी आत्मीयता है, अपने अपने सोच है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम निश्चित रूप से ये कामना करते हैं कि आपने जो परंपरा अब तक लेकर आगे बढ़ाने का आपने जो प्रयत्न किया है उसमें आपको आगे भी ऐसी कामयाबी मिलेगी और ये परंपरा दूर दूर तक पहुंचेगी। आप युवाओं से क्या निवेदन करना चाहते हैं इस परंपरा को आगे बढ़ाने में, उनका कितना सहयोग आप चाहते हैं? हम ये कहते हैं कि देखिए, खाना कमाना, शादी, बच्चे, मकान सारी दुनिया करती है। हाँ। करीब करीब ऐसा कैसा काम हर जानवर भी करता है। अब मनुष्य और जानवर में फर्क क्या हुआ? तो कुछ ऐसा कीजिए ना जो मनुष्यत्व का हो, जिसमें इंसानियत हो, लोगों को भला हो, कुछ अच्छा हो। तो इसके अलावा कुछ भी विधा आप सीखिए, कुछ भी, पेंटिंग, क्रिकेट, ये वो कुछ भी आप करिए, जिसकी जिसमें रुचि हो, पर जरूर करना चाहिए। और हम आज के लोग म्यूजिक के लोग, हम चाहेंगे हम जाकर लोग सीखे। और इससे पहले कि शर्मा जी हम बातचीत को समाप्त करें, आप मार्च का कोई अंश सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? चंपो चमेली में क्यों मोगरो घन प्यारो, जिमें क्यों मोगरो घन प्यारो, जग में छाई हरियाली। चंपो चमेली में क्यों मोगरो घन प्यारो, जिमें क्यों मोगरो घन प्यारो, छाई जग में हरियाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निश्चित रूप से मार्च को आपने अपने दिल से संजोया है, सजाया है, उसमें नए नए आपने कुछ रचनाएं भी की हैं और हम आशा करते हैं कि आपको पद्मश्री मिलने के बाद मार्च को और भी लोकप्रियता मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा इस परंपरा को आगे ले जाने में लोग अपना योगदान देंगे। ठीक है, परमात्मा करे ऐसे ही हो। जी जी जी। सब कुछ न, इससे होता कुछ नहीं, इससे जो होता है कि हमने उम्र भर कुछ करा। सही कहा आपने। सारी जिंदगी कुछ हमने करा, यूं ही आगे खा के बच्चे पैदा करके मर के नहीं गए, कुछ न कुछ करके मर के जाएंगे। बिल्कुल, कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए। हम रहे ना रहे, लेकिन हमारा नाम रहेगा, हमारा काम रहेगा और हमने जो बुनियाद स्थापित की है वो आगे लोग याद करेंगे उसको। जी जी जी, जी। आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, और एक बार फिर से आपको पद्मश्री के लिए चयन होने पर बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि मार्च आपका इसी तरह आगे बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और उसका प्रशंसा करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इतना समय देने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने बात की।